जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी से 200 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं। वही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा अगर आप बायोलॉजी के टॉपिक को कवर करना चाहते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और हर एग्ज़ाम में आपका 2 से 4 नंबर पक्का रहेगा। ठीक है दोस्तों। इससे कि पहले दोस्तों आप वीडियो की भावनाओं में खोजें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे रखिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें बहुत सपोर्ट करता है और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम भी आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अगला है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? तो जो शरीर का तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस में ही नियंत्रण होता रहता है। अगला है, अमीबा में भोजन का ग्रहण अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? वो होता है आपकी कुटपाद के द्वारा अमीबा में। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो जो लार में एंजाइम पाया जाती है वो टैलिन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया दोस्तों श्वासोश्वास कहलाती है, अर्थात सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ऊर्जा बनाने के लिए दोस्तों ग्लूकोज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? अर्थात ऑक्सीजन का पहुंचना इधर उधर ट्रांसफ़र होता है, वो विसरण के द्वारा होता है पौधों में। ठीक है। नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रवृत्ति क्या होती है? ये होती है विघटन। ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सुक्रोज। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये होता है 120 से 80। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य की जो मस्तिष्क है उसकी बाहरी झिल्ली कौन सी है? वो हो जाएगी ड्यूरामीटर, जो है वो सबसे बाहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है, अर्थात सूंघने की क्षमता जो है वो किसके द्वारा नियंत्रण होती है? तो वो है ध्रुवीय पाली के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? ये है आपका सेरिब्रम, जो है वही बुद्धि है और वहीं से चतुराई का भी कार्य शुरू होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियो को।
नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण होता है। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण होती है वो इंसुलिन के कारण ही होती है। राइट है जाएगा ऑप्शन डी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है आपको ये बताना है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार की एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, इन ऑप्शन से बताना है आपको। ये हो जाएगा, इसमें सभी जो है पोषण है, उत्सर्जन है या शोषण, सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है ये बताना है आपको। इसका हो जाएगा ये मृत जीवी के अंतर्गत, जो गोबर छत्ता होता है वो मृत जीवी के अंतर्गत ही आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ये 0.03% वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। नेक्स्ट है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, अर्थात जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो ये कहा जाता है सियोकाइट्स, सियोकाइट्स कहा जाता है जो छाया में पनपते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ये हो जाएगा जो फेफड़ा है वो मुख्य श्वसन अंग है हमारा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, टीबी, निमोनिया। ये ऑप्शन डी है जिसमें कि डायरिया और टीबी दोनों हैं, यही हमारे सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। जो उच्च हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सुने हैं ना, वही है। जब ज़्यादा हो जाता है रक्तचाप तो हाइपरटेंशन होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो एक प्रकार अमोनिया है, ठीक, अमोनिया ही बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। तो ये जो निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको पत्ती जो दिख रही यही प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट है पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, अर्थात किनके द्वारा पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है, वो रंध्र द्वारा आदान प्रदान होता है गैसों का। अगला है फेफड़ा का आकार होता है। जो मनुष्य का फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है, ये आपका शंक्वाकार होता है। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अर्थात जो भोजन पचता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है ये बताना है। ये आपकी उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण वेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, वो मेंडल थे, उन्होंने ही पृथक्करण का नियम दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये बताना है। ये आपके लैमार्क और ट्रेवेटनस थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बताना है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है,
ये अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बताना है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। ऑप्शन ए राइट है। अगला है बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ये हो जाएगा आपका ग्रीक। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, अर्थात डेंड्रोलॉजी का संबंध क्या है, वो झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अब बताना है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वो बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट है एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें आपके घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। ठीक है, किनके द्वारा पौधों का नाम किया जाता है, वो आपकी है वर्गिकी में ही नामकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये बताना है 46 नंबर क्वेश्चन में। तो ये है लिनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा रेतली मिट्टी में मिलते हैं जी, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदल भूमि में, यानी कि इसका बोल सकते हैं कि इन सभी ऑप्शन नंबर डी में मिलते हैं। सभी जगह सूक्ष्म जीव मिलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु क्या वृद्धि करता है ये बताना है। तो विषाणु जो वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बना होता है या किससे बनाया जाता है ये बताना है। तो जो साबूदाना होता है वो साइकस का बना होता है। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है वो आपका पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के जो हैं वो कैरोलस लिनियस हैं, अर्थात ऑप्शन सी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, वो लुई पाश्चर थे जिन्होंने जीवाणु की खोज की। ये सारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, पिछले साल में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। इनमें पुष्प नहीं लगते हैं लेकिन बीज बनते हैं, वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। जीवाणु की साधारणतः आकृति होती है। जीवाणु की आकृति कैसी होती है ये बताना है। तो जीवाणु की आकृति जो होती है छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। जो जीवाणु छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये बताना है आपको, बैक्टीरिया से कौन सी रोग होती हैं। तो ये तपेदिक है, ये तपेदिक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट है 57 नंबर, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है, ये बताना है। तो ये है एशेरिचिया कोलाई। ऑप्शन ए, ये जीवाणु जो है वो मानव की आंत में पाया जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, ये बताना है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जीवाणु में पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो जो सबसे छोटा जीव है वो आपकी है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? अर्थात जीवाणु के कारण होने वाला रोग जो है वो हैजा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होने का कारण क्या है ये बताना है। वो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ये जो कुष्ठ रोग है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वो थे इवानोव्स्की, जिन्होंने जीवाणु की खोज विषाणु की खोज की थी। चेचक के टीके का विकास किया था। चेचक के टीके का विकास किया था, ये आपके एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ये आपका है लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध का दही जमता है। निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? स्वपोषी बताना है आपको। तो स्वपोषी जो है वो शैवाल होता है, स्वपोषी। टिक्का रोग किस में होता है? ये आपका मूंगफली में टिक्का रोग होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि HIV 68 नंबर क्वेश्चन का HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है ये बताना है आपको। तो चेचक जो है दोस्तों वो विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो जो शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है वो कौन सी शैवाल होती है? वो लेमिनेरिया शैवाल होती है जिसके द्वारा आयोडीन प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ये विषाणु जनित रोग है, अर्थात विषाणु के कारण होता है हाइड्रोफोबिया। अगला है, निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो जो एंजाइम नहीं होते हैं वो बताना है आपको। विषाणु जो होते हैं उनमें एंजाइम नहीं होते हैं। कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो आपका कहलाता है हाइड्रोफोबिया, वही होता है। सार्स क्या है? SARS क्या है ये आपको बताना है। ये एक विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। अर्थात खसरा जो होती है बीमारी वो किसके कारण होती है ये बताना है। चलिए बताते हैं, विषाणु के कारण खसरा भी होता है। नेक्स्ट है, आलू में जो मोजैक रोग होता है
किसके कारण होता है? ठीक है, ये है विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? किसके कारण उत्पन्न होता है ये बताना है। ये आपकी एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है, फुट एंड माउथ। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प किसके द्वारा प्राप्त होता है? ये आपके जो समुद्री शैवाल होते हैं उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? ये आपका है वो शैवाल के कारण ही लाल रंग है लाल सागर का। अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर जो है दोस्तों शैवाल के द्वारा ही प्राप्त होती है। चलिए अगला है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। अर्थात कवक का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है। तो कवक का अध्ययन जो होता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कवक की कोशिका भित्ति होता है काइटिन की बनी होती है और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं। अगला है, वृक्षों की छालों पे उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो वृक्ष की छाल पे उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं ये बताना है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्टिकोलस। जो वृक्ष पे उगते हैं कवक वो कार्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पे उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो जो गोबर पे होते हैं वो क्लोरोप्रोफिलस कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट है। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल नहीं होता है वो आपकी कवक में नहीं होता है और सभी में होता है। खाली चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? जो खाली स्थानों पे या खाली चट्टानों पे उगते हैं क्या कहलाते हैं? ये हैं सेक्सिकोलस कहे जाते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के जो लोग हैं वो ये इंडोकार्पन लाइकेन को खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से बनती है अर्थात प्राप्त होती है? ये है परमेलिया से जो मिर्गी की औषधि होती है वो प्राप्त होती है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? ये टेरिडोफाइटा में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई है। एजोला है एक, एजोला क्या है एक ये बताना है। तो एजोला जो है वो जलीय एक फन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो एजोला होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? वो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है दोस्तों 95 नंबर कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पे लगे रहते हैं? बताना है कि किस वर्ग में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पे लगे भी रहते हैं ये भी बताना है। तो ये जो है आपका है जिम्नोस्पर्म अर्थात ऑप्शन
ए का राइट हो जाएगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन करते हैं हम सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में शैवाल के संवर्धन का वर्णन है या अध्ययन करते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है वो मुक्त राइबोसोम द्वारा होती हैं। 98 नंबर है दोस्तों कि निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो ये चेचक जो है वो बैक्टीरिया के कारण ही होने वाला रोग है। अगला है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं ये बताना है। तो वो अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और अभी तक आप लोग का लाइक शेयर नहीं हुआ। चलिए देखते हैं 100 नंबर। मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो मूसला जड़ें कहलाती हैं। 101 नंबर है श्वसन मूल मिलती हैं। ये आपकी जूसिया में श्वसन मूल मिलती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है ये बताना। आलू जो है वो जड़ नहीं है। स्वस्तंभ मूल पाई जाती हैं। वो गन्ने में स्वस्तंभ मूल पाई जाती हैं। जड़ें विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें विकसित होती हैं वो कहाँ से होती हैं? वो मूलांकुर से होती हैं। गाजर है एक, बताना है कि गाजर क्या है एक। तो गाजर क्या है बताइए आप लोग। गाजर एक प्रकार की जड़ है। जो गाजर खाते हैं ना वो जड़ खाते हैं आप लोग। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। अर्थात आप लोग ने देखा होगा कि बरगद के पेड़ से बहुत सारी लटकी रहती हैं तने, वो क्या कहलाती हैं वही पूछ रहा है। तो वो स्तंभ मूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? बताना है कि पेड़ में क्या हमेशा रहता है, किसके बिना पेड़ नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपका कलिका। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी होना चाहिए, जड़। राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि आलू का खाने योग्य भाग्य होता है। आलू का हम क्या खाते हैं ये बताना है। सीधा सोच के बताइए आलू का हम क्या खाते हैं। आलू का जो हम खाते हैं वो तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। जी हाँ, नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वही बताना है। तो जो होता है पर्काय स्तंभ द्वारा होता है। किसके द्वारा? पर्काय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक तना है? बताना है कि इसमें से तना कौन है। गाजर, मूली, आलू में से तना कौन सा है? तो जो आलू है दोस्तों मैंने बताया कि वो तना होता है। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू को क्या कहा जाता है ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से ही बताना है। तो वो कहलाता है कंद। ऑप्शन डी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा? अर्थात हल्दी का हम क्या खाते हैं ये बताना है। तो हल्दी का जो हम खाते हैं वो प्रकंद खाते हैं। नेक्स्ट है अदरक क्या है? अदरक क्या है? तो अदरक जो है वो
राइजोम है। क्या है? अदरक एक राइजोम है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? ये प्याज एक तना का परिवर्तित रूप होता है। किसका? तना का। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते उन्हें हम क्या कहते हैं, ये बताना है। तो जिनमें पुष्प नहीं बनते उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? क्या बोला? संसार का सबसे बड़ा पुष्प फूल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होता है रेफलेशिया द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? अर्थात संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? ये आपकी जो बुल्फिया है, ऑप्शन ए, वो बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये बताना है। तो जो पौधे का महत्वपूर्ण अंग है वो एक पुष्प ही है। कौन सा है? पुष्प है। नेक्स्ट है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, ये बताना है। तो जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? ये है आपके जिन कगों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, दम्मा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? बताना है कि इफेड्रिन जो है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इफेड्रिन जो है वो आपकी इफेड्रा द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा? इफेड्रा द्वारा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? वो है आपकी रिफ्लेशिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है वो बताना है। अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अंकुरण हो सकता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? वो आपकी हो जाएगी साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस। इसमें बीज तो होता है लेकिन फल ही नहीं होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? वो आपकी मूंगफली है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, अतः नारियल का हम क्या खाते हैं वो आपको बताना है। आप लोगों ने बहुत नारियल खाया होगा, लेकिन आपको ये बताना है हम क्या खाते हैं उसका। वो भ्रूण पोष होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 126 नंबर, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? वो आपकी होती है कीट द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनिषेक जनन प्रायः किस में पाया जाता है या दिखाई देता है? ठीक है, ये आपको बताना है। अनिषेक जनन प्रायः किस में दिखाई देता है? ये आपका अंगूर में दिखाई देता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपका गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस एक खेती पौधे की प्रतिरोपण करके की जाती है? अर्थात किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ये आपके जो प्याज है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा ही प्रतिरोपण करके दोबारा से इसकी खेती की जाती है। एक फल
एक सत्य फल परिवर्धित होता है। ये हो जाएगा अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? आपको बताना है कूट फल होते हैं। कौन सा कूट फल होता है? ये सेब होता है। सेब क्या होता है? कूट फल होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं फलों से होते हैं। कहाँ से होते हैं? फलों से होते हैं। चावल का एक दाना क्या है? जो चावल का दाना है वो क्या है? एक ये बताना है। तो चावल का जो दाना है वो आपकी एक बीजीय फल है। क्या है? एक बीजीय फल है। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है ये बताना है। वो खाते हैं गुदेदार पुष्पासन। क्या खाते हैं नाशपाती का? गुदेदार पुष्पासन। बीज किससे विकसित होते हैं? तो जो बीज विकसित होते हैं वो बीजांडों से होते हैं। किससे होते हैं? बीजांडों से। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है लिनियस को। किसे कहा जाता है? लिनियस का। वर्गीकी की आधारीय इकाई है। जो वर्गीकरण की इकाई है उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसको स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीसीज। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू किससे है? वो आपका सोलेनेसी से है। किससे? सोलेनेसी से। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? जो कपास की है वो आपकी मालवेसी है। क्या है? मालवेसी है कपास। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो है वो आपका सोलेनेसी। क्या है? बैगन सोलेनेसी है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का बताना है वानस्पतिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, दलहन पौधे संबंधित हैं। जो दलहन पौधे हैं संबंधित हैं, किससे संबंधित है वो बताना है। वो होगा लेग्यूमिनोसी से। किससे? लेग्यूमिनोसी से। चाय के पौधे को वनस्पतिकी नाम क्या है? चाय के पौधे का वनस्पतिकी नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। तो ये है थिया साइनेंसिस। थिया साइनेंसिस। मटर पौधा क्या है? मटर का जो पौधा है वो क्या है ये बताना है। तो मटर का जो पौधा है वो एक शाक है। क्या है? शाक है। आप लोग को मैं 2 से 3 बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो याद करने में, इसलिए। ठीक है दोस्तों, लौंग होता है। लौंग क्या होता है ये बताना है। तो जो लौंग होता है वो पुष्प क्या है? पुष्प कलिका होते हैं, अर्थात शुष्क पुष्प कलिका। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी आप लोगों ने बहुत खाया होगा ना, उसका क्या खाते हो आप ये बताओ। बताओ सभी लोग। उसका पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? कॉफ़ी आप लोगों ने बहुत पिया होगा, बताइए। जो कॉफ़ी है वो जड़ों से होती है। कहाँ से होती है कॉफ़ी? जड़ों से होती है। 148 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य है। ये है ट्रेटिकेल। क्या? ट्रेटिकेल। ओके। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? वो होता है आंवला। नेक्स्ट है, तंबाकू की पत्तियां में होता है। तंबाकू की पत्ती में क्या होता है?
वो होता है निकोटीन। इसीलिए तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। निकोटीन बहुत ही हानिकारक है। अगला है भारत की प्रमुख धान्य फसल है। जो भारत की धान्य फसल है वो क्या है? वो चावल है। और ये मुख्य फसल भी देता है, धान्य फसल भी। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल में क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। तो दाल में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब की अपेक्षा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? अर्थात किस में अधिक प्रोटीन मिलता है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो हमें सोयाबीन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सोयाबीन से। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? अर्थात किस फल के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी हो जाती है? ये है आपकी मटर। क्या? मटर बहुत ही नाइट्रोजन मृदा को देता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी वो क्या है? एक छाल होती है। क्या होती है? छाल होती है दालचीनी। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? वो चीड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है 157 नंबर, लिटमस प्राप्त होता है। बताना है आपको कि लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है? वो होता है लाइकेन से। किससे होता है? लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? वो जाइलम के द्वारा होता है। अगला है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। कौन सी जल होता है ये बताना है। तो वो है केशिका जल जो होती है वो बहुत ही उपलब्ध होती है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? अर्थात कोई भी पौधा वृद्धि करता है उसके लिए उसको कितने तत्वों की ज़रूरत होती है? तो वो होती है 16 तत्वों की। कितना? 16 तत्वों की। नेक्स्ट है पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है ये बताना है। तो ये होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है अगला है वाष्पोत्सर्जन होता है। ये जो होता है वाष्पोत्सर्जन ये सभी वायवीय भागों से होता है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है? ठीक है, ये बताना है। तो ये है पोटोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? ये क्रिया जो होती है वो पूरा पौधा का जो भी भाग होता है सभी में क्रिया होती रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ये बताना है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए तो सभी आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कौन कौन सा? सूर्य का प्रकाश भी और क्लोरोफिल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तीनों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? बताना है आपको क्या बाहर निकलता है। ठीक है, तो बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है।
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात में, दिन में अथवा रात में, ये आपको बताना है। तो जो ये होता है वो दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, केवल दिन में। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? जो श्वसन मापन यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेस्पिरोटर, रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़े जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? वो ऑक्सीजन। ठीक है। फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? किस हार्मोन्स के द्वारा फल पकता है ये बताना है। तो वो है एथिलीन के द्वारा फल पकते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात किनके बिना भी पौधे वृद्धि कर सकते हैं? वो सोडियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। सोडियम के बिना पौधे वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण से हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वो ऑक्सीजन वो जल से निकलती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है, अर्थात तनों की जो वृद्धि दरें हैं वो किन के द्वारा नापी जाती है? वो है ऑक्जेनोमीटर। क्या? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा ही तनों की वृद्धि अच्छी खासी नापी जाती है। दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है। जो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो जो हरा पदार्थ होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? वो आपका है फफूंदी। नेक्स्ट है 176 नंबर क्वेश्चन कि पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पेड़ और पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ये बताना। तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। अगला है 177 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? अर्थात उनके हाइट और फूल बनाने में मदद करते हैं। कौन सा हार्मोन बताना है? तो वो हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन। इसकी खोज किसने किया था? क्रोशवा वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई के जो पौधा होते हैं उसमें गति होती है, ये बताना है। उसके पत्ती में तो उसकी जो होती है वो ये है ऑप्शन बी कंपानुकुंचन। कंपानुकुंचन गति होती रहती है छुई मुई के पौधे में। नेक्स्ट है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से है? वो आपकी गन्ना से। किसे? गन्ना से। खैरा रोग किसके कारण होता है? आप बताइए, खैरा रोग किसके कारण होता है? वो जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ये हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जो नींबू का कैंकर रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। मिलीबग किस फसल से संबंधित है?
मिलीबग किस फल से संबंधित है? ये है सरसों से। किससे है? सरसों से। नेक्स्ट है 184 नंबर क्वेश्चन, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? जो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग था उस पर कौन से वैज्ञानिक ने कार्य किया था, ये बताना है आपको। वो है केसी मेहता। कौन थे? केसी मेहता। 185 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ये सेब से संबंधित एक रोग है। सिट्रस कैंकर है। जो सिट्रस कैंकर है वो क्या है ये बताना है। तो ये नींबू का एक रोग है जिसे हम सिट्रस कैंकर कहते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ठीक है, ये एक रोग है, वो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? ये पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों की संचालन किसके द्वारा होता है? ये होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम। नेक्स्ट है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल क्या नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। ध्वनि नापने का एक इकाई है डेसिबल। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा क्या है? वह है अनुवांशिकी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? वो ग्रेगर मेंडल थे, उनको कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जीन। तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन किए थे, प्रतिपादन कौन थे? जोहानसन थे। कौन थे? ऑप्शन बी जोहानसन। जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं ये बताना है आपको। तो जो जीन होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन है कि जो कोरोना वायरस था वो डीएनए वायरस था या आरएनए वायरस था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? वो खुराना थे जिन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया। ऑप्शन है राइट आंसर। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा ये बताना है। ये हो जाएगा वाटसन, राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, ये होता है क्रोमोसोम से। किससे? क्रोमोसोम से। नेक्स्ट है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? वो दिए थे रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? ये 199 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है राइबोसोम। दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। 200 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और किसने अभी तक शेयर नहीं किया कर दो यार शेयर। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जो 80% से भी अधिक में पाया जाता है वो जल है। नेक्स्ट है, गालजिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? गालजिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? वो है स्राव। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण
किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अर्थात किसके द्वारा बता सकते हैं कि ये पादप कोशिका है या जंतु कोशिका, आप बता सकते हैं किसके द्वारा। तो ये कोशिका भित्ति द्वारा पहचान की जाती है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। बताना है कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, वो लवक। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। डीएनए कौन रखता है ये बताना है। तो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। नेक्स्ट है 205 नंबर, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। ये आपका है हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो करने वाले थे पुरकिंजे। नेक्स्ट है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रण होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रण होती हैं, वो होती हैं केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रक द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। किन्होंने कहा था, अर्थात किसने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। ये कहे थे हक्सले। हक्सले कहीं रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अर्थात फूलों और बीजों को जो रंग मिलता है, कोई फूल लाल पीला ऐसा होता है, वो किसके कारण होता है ये बताना है। ये होता है आपका क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। अर्थात पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किन के द्वारा होता है या किन के कारण होता है ये बताना है। वो होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए वो भी बताइए। ऐसे ही प्रश्न मिलता रहेगा आप लोग को, क्वेश्चन आंसर। तो साथियों हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।